हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलेना, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान के अंतर्गत आने वाले पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय के अंतर्गत हमने अपने पिछले लेक्चर में यह अध्ययन किया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने और न होने का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। हम वहां पर अध्ययन कर रहे थे कुछ गुण धर्मों का जिनसे हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। कौन कौन से गुण धर्म थे वो, आइए एक बार हम उन पर दृष्टि डालते हैं। देखिए, हमने वहां पर अध्ययन किया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने न होने का निर्धारण कर सकते हैं यदि दो या दो से ज्यादा अभिकारकों को मिलाने पर गैस का उत्सर्जन हो रहा हो। अर्थात जब हम दो या दो से ज्यादा अभिकारकों को मिलाएं और वहां से गैस उत्सर्जित हो, गैस निकले, तो वह हम निर्धारित कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने अपने पिछले लेक्चर में क्रियाकलाप भी की थी। उस क्रियाकलाप में हमने देखा था कि किस प्रकार से जब हम कैल्शियम धातु को और नाइट्रिक एसिड के अंदर मिलाते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। आपको याद होगा। इसी प्रकार से यदि हमें निर्धारण करना है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है तो हम एक और गुणधर्म वहां पर देख सकते हैं। वह गुणधर्म क्या है? तलछट का बनना। तलछट अर्थात प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। हमने दो या दो से अधिक अभिकारकों को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद यदि वहां पर तलछट का निर्माण हो गया है अर्थात प्रेसिपिटेट बन गए हैं, और प्रेसिपिटेट का रंग वहां पर जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो यदि प्रेसिपिटेट वहां पर बने हैं तो आप निर्धारण कर सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। इसी प्रकार से हमने उस लेक्चर के अंत में अध्ययन किया था कि किसी अभिक्रिया के होने न होने का यदि हमें ज्ञान करना है तो वहां पर हम उसके रंग में परिवर्तन को भी जरूर देखेंगे। हम देखेंगे कि हमने जो अभिकारक लिए हैं उनका क्या रंग है और उनको मिलाने के बाद, उनको अभिक्रिया करवाने के बाद जो उत्पाद बन रहा है हमारे पास उसका क्या रंग है। यदि वहां पर रंग में परिवर्तन हो जाता है, अभिकारकों का रंग कुछ और है और अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बना है उसका रंग कुछ और है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। तो इस प्रकार से हमने वहां पर कितने गुणों का अध्ययन किया था? 3 गुणों का अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से ऐसे गुणधर्म हो सकते हैं जिससे हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे गुणधर्म की ओर। चौथा जो हमारे पास गुणधर्म है वह है ऊष्मा में परिवर्तन। क्या रहेगा हमारे पास? देखिए, नंबर 4, ऊष्मा में परिवर्तन। ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में स्वतः ही एक बात आ जाती है कि या तो गर्म होगा या ठंडा होगा। हमने 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक लिए। शुरू में वो दोनों अभिकारक ठंडे हैं, परंतु जब उनके बीच में अभिक्रिया हुई और उत्पाद बना वो गर्म है, या उसमें से गर्मी निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो वहां पर हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वहां अभिक्रिया हुई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 या 2 से अधिक अभिकारक ले रहे हैं, उनको अभिकारक को क्रिया करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़े और ऊष्मा देकर के जो उत्पाद बन रहा है वो ठंडा हो, उसका तापमान कम हो। तो इस प्रकार से यदि हम ऊष्मा में परिवर्तन देखते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन देखते हैं, अभिकारक का जो तापमान है शुरू में और उत्पाद जो बन रहा है उन दोनों के तापमान में यदि अंतर है तो हम वहां यह निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वहां पर चल रही है। ऊष्मा में परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। वह 2 अभिक्रिया कौन कौन सी होती है देखते हैं। देखिए, नंबर 1, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का बाहर निकास हो, अर्थात वह अभिक्रिया जिनमें से ऊष्मा बाहर निकल रही हो। इसको हम अंग्रेजी में, ऊष्माक्षेपी को अंग्रेजी में हम कहते हैं एक्सो, और ऊष्मा को कहते हैं थर्म, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको ऊष्माक्षेपी को बोलेंगे। जबकि ऊष्माशोषी को अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, यहां पर अंग्रेजी में अगर आपने नाम याद रख लिया तो आपको परिभाषा को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ऊष्माक्षेपी, छेपी हमारे लिए नया शब्द हो सकता है, लेकिन ये देखिए एक्सोथर्मिक, एग्जिट, एग्जिट से बना है एक्सो, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी हो गई, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी हो गई? छेपी का मतलब होता है बाहर निकलना, तो ये वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या होगा इसमें? ऊष्मा बाहर निकलती है, निकलती है। वह कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपसे पूछा जाए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपका क्या जवाब होगा? ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक वो अभिक्रिया होती है जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है। हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवाने पे जो अभिकारक है वो अभिक्रिया करने के दौरान ऊष्मा को बाहर निकालेंगे। जब किसी पदार्थ में से ऊष्मा बाहर निकलेगी, हम उसके पास होंगे तो वो ऊष्मा हमें महसूस होगी, और जब वो ऊष्मा हमें महसूस होगी तो हमें गर्मी का अनुभव होगा, हमें तापमान अनुभव होगा कि तापमान बढ़ गया है, तो हमें गर्म लगेगा। अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया हो गई जब किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकल रही हो। अगर अंग्रेजी में बताना चाहेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड और इवोल्व, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे देखे हैं। आपने लकड़ी को जलते हुए देखा है, आपने कोयले को जलते हुए देखा है। कोयला, कोक, कोक जो होता है, कोयला जो होता है, कोयला जिसको हम सी संकेत से प्रदर्शित करते हैं, उसको जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहां पर आपने देखा होगा क्या कि जब लकड़ी या कोयला या कोक जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या करते हैं? जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और प्लस में ऊष्मा निकलेगी। बहुत ही साधारण सा उदाहरण है, आप लोग अपने घर में अवश्य देखते हैं ये वाला उदाहरण। ये क्या है? आप इसको कोक मान लीजिए, कोयला मान लीजिए, लकड़ी मान लीजिए। चाहे जो लकड़ी होती है उसके अंदर भी कार्बन होता है, कार्बन, कोक होता है उसमें भी कार्बन होता है, कोयला होता है वो भी कार्बन का एक रूप है। तो कार्बन को जब हम, अर्थात कोक को, लकड़ी को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा, ये देखिए ऊष्मा निकल रही है। आपने महसूस किया होगा, सर्दियों में अक्सर हम लकड़ियां जला करके बैठ जाते हैं, अपने शरीर को ऊष्मा के सामने रख करके सेक लगाते हैं, तो वो जो ऊष्मा है वो कहां से आ रही है? उससे बाहर निकल रही है। कहां से बाहर निकल रही है? लकड़ी के जलने से, कोयले के जलने से ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही हो अभिक्रिया के दौरान, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, और जानते हैं ऊष्माक्षेपी उदाहरण। देखिए, एक और कॉमन सा और बहुत ही साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने अक्सर दीपावली पर जब हम घरों में अपने सफेदी करते हैं, सफेदी समझते हैं, व्हाइट वॉश घरों में दीवारों पे करते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए, तो जब हम घरों पे वो सफेदी करते हैं अर्थात व्हाइट वॉश करते हैं, जिसको हम कलई कहते हैं, क्या होता है? वो चूना होता है कि नहीं? चूने का पत्थर होता है।
तो जब आप उस चूने के पत्थर को लेके आते हो तो क्या करते हो, देखिए चूने का जो सूत्र होता है CaO, यह चूना जिसको आप कलई कह रहे हो, जो आप दीवार पे लगाने वाले हो, उसको जब आप लेकर के आते हो और उसको जल में डुबोते हो, जल में लाते ना, उसको पानी में डुबोते हैं, बर्तन लेते हैं और बर्तन लेकर के उसमें हम जो चूना लाया हुआ है, कलई लाई हुई है, उसको हम उसके अंदर डाल देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो आपने उसमें बुदबुदाहट देखी होगी, उसमें से भाप निकलती हुई भी देखी होगी, और आपने महसूस किया होगा, आपने वो बर्तन भी छू करके देखा होगा कि वह बर्तन बहुत गर्म हो जाता है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात चूना जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने वाला है। ये देखिए CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइन। साथ में क्या बनने वाला है, ऊष्मा, ये देखिए मैं यहां लिख रहा हूं ऊष्मा अर्थात हीट, वह निकलने वाली है उसके अंदर से। तो ये भी जो दूसरा हमारे पास उदाहरण हो गया, चूने का पत्थर जिसको चूना कह रहे हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जल के साथ हमने मिलाया, उसको जल के साथ मिलाया, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वही है जिसको हम दीवार पे लगा देंगे, है कि नहीं, ब्रश की सहायता से या हम रोलर की सहायता से, जो हम दीवार के ऊपर लगा देंगे, वही व्हाइट वॉश, ये कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बुझा हुआ चूना। साथ में क्या बना था, ऊष्मा। उस ऊष्मा की वजह से ही जो हमने इस चूने के अंदर ये पानी मिलाया, ये पानी भी बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है। अगर आप उस बर्तन को बाहर से छू के देखेंगे, सावधानी से छू के देखिएगा, अगर कभी देखना है तो उसको बाहर से छू के देखेंगे तो वो बहुत गर्म होगा। क्यों हुआ गर्म, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकली है, और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया, को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा निकली। दूसरा उदाहरण आपसे कोई पूछता है तो चूने के पत्थर को जल में डालते हैं तो स्लैक लाइन बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है और ऊष्मा निकलती है। और बहुत सारे उदाहरण आप वहां पर दे सकते हैं इसी प्रकार के, जहां पर अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट अर्थात विपरीत क्या है, ऊष्माशोषी है। नाम से पता चल रहा है, ऊष्मा और शोषी, अवशोषित करना, अवशोषित करने का मतलब है एब्जॉर्ब अर्थात अवशोषित कर लेना। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी हो गई, वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा को खींच लिया जाता है अंदर, और अंदर खींचने के बाद जब किसी के अंदर से ऊष्मा को निकाल देंगे तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और कैसा अनुभव होगा, ठंडा अनुभव होगा, कूल लगेगा, ठंडा लगेगा। जैसे आपने एक उदाहरण सामान्य सा अपना देखा होगा, गर्मी के दिनों में हम कांच के गिलास में या स्टील के गिलास में जब अंदर बर्फ डाल देते हैं और उसके बाहर से हम छूते हैं तो वो बाहर से बहुत ठंडा लगता है, जो गिलास है वो बाहर से ठंडा लग रहा है, जबकि हमारा जो हाथ है वो गिलास से टच है, ना कि बर्फ से टच है। अब वो गिलास के अंदर जो ऊष्मा थी जिसकी वजह से गिलास का तापमान ज्यादा था, तो गिलास के अंदर की ऊष्मा को बर्फ ने खींच लिया अंदर, जिससे गिलास की जो सतह है वह ठंडी हो गई। तो किसी भी पदार्थ के अंदर से जब ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है तो उसका तापमान गिर जाता है, उसका तापमान कम हो जाता है और वह पदार्थ ठंडा लगता है हमें। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एंडो, एंडो का मतलब अंदर है ना, आपने पढ़ा होगा। एंडोथर्मिक, जिसमें एंडो का मतलब अंदर, थर्म का मतलब है ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा को अंदर अवशोषित कर लिया जाए, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा को अंदर अवशोषित कर लिया जाए, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए,
जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है BaOH ट्वाइस, क्या बोलते हैं इसको? बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सूत्र क्या होता है? BaOH ट्वाइस। जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया करवाएं अमोनियम क्लोराइड के साथ, याद रखना है किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो नहीं होगी, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं, प्लस में यहां लिख रहा हूं ऊष्मा, ठीक है, जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होकर के क्या बनने वाला है? अभिक्रिया होकर के क्या बनेगा? देखो, बेरियम क्लोराइड बनेगा। अभिक्रिया होकर के बेरियम क्लोराइड बन जाएगा BaCl2, ठीक है, अमोनिया बन जाएगा NH3 और बन जाएगा जल H2O, ये बनने वाला है। तो इस प्रकार से यहां पर हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाया तो ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। ऊष्मा को अवशोषित करके बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और जल, वाटर बनाएगा। बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl, और जो हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH ट्वाइस। अब आप कहेंगे कि जिसमें ऊष्मा अवशोषित हुई है हमें कैसे पता चलेगा? इसको हमें क्रियाकलाप के द्वारा भी करके देख सकते हैं। देखिए क्या करते हैं हम इसके लिए हम एक बीकर लेंगे। ये देखिए बीकर लिया है यहां पर, और इस बीकर में सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है यहां पर, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या करेंगे? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को ऐड कर देंगे। तो ये तो है BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और हमने इसमें क्या ऐड कर दिया है ऊपर से? NH4Cl, यह मिला दिया है। जब हम इन दोनों को यहां पर मिला देते हैं तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होने के लिए इनको ऊष्मा चाहिए, तो वो ऊष्मा ये जो बीकर है ना, इस बीकर की दीवार से और इसके आसपास जो वातावरण है, सराउंडिंग है, वहां से वो ऊष्मा को अवशोषित करेगा। जब ये दोनों अभिकारक बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड ऊष्मा को अवशोषित करेंगे तो ये जो बीकर है ना, इस बीकर की जो दीवार है, इसके अंदर जो ऊष्मा है उसको ये दोनों अभिक्रिया करने के लिए उपयोग कर लेंगे। उपयोग करने से ये जो दीवार है इसकी बीकर की कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। जैसा कि पहले बताया, जब किसी पदार्थ में से हम ऊष्मा को निकाल लेते हैं, गर्मी को निकाल देते हैं तो वो ठंडा हो जाएगा। तो यहां पर भी ये कैसा महसूस होगा? यहां पर ठंडा महसूस होगा, कूल लगेगा, और आपको पता चल जाएगा कि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को अवशोषित किया गया है। तो इस प्रकार हम इस क्रियाकलाप के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। एक बात और मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उनके अंदर जो ऊष्मा है वो आपको प्लस करना होता है उत्पाद की तरफ। जिधर उत्पाद आप लिखते हो, उत्पाद कहां लिखते हो? तीर के निशान के सामने उत्पाद होता है, उसके साथ प्लस में आप ऊष्मा दिखा रहे हैं यदि कहीं, तो वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा निकलेगी तो उस उत्पाद के साथ निकलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो हमारे पास उदाहरण था CaO H2O CaOH ट्वाइस प्लस ऊष्मा, तो ऊष्मा को यदि प्लस उत्पाद की तरफ किया गया है तो आप वहां पर यह कह सकते हैं कि वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और यदि ऊष्मा को जो प्लस है वो किधर किया हुआ है? अभिकारक की तरफ किया गया, जो अभिकारक है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से किसी अभिक्रिया के होने और न होने का आप कैसे निर्धारण कर सकते हैं? ऊष्मा में परिवर्तन देख करके। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का गुणधर्म नंबर 5, और वह बहुत ही आसान सा है, अवस्था में परिवर्तन। क्या है वह? अवस्था
में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अर्थात अवस्था का मतलब है स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि आपने पढ़ा है पहले 9वीं कक्षा में, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। इन 3 मुख्य अवस्थाओं के अलावा 2 और होती हैं, प्लाज्मा कंडेंसेशन स्टेट और बॉस-आइंस्टाइन स्टेट, लेकिन हम 3 ही मुख्य रूप से मानते हैं। तो उन 3 में हम अगर देखते हैं तो जो स्टेट है वो कितनी हो गई, अभी जैसे बताया सॉलिड हो गया तो ठोस, लिक्विड हो गया तो द्रव, और या फिर गैस अवस्था होगी। ये 3 अवस्था है मुख्य रूप से पदार्थ की। अगर इन तीनों में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो अभिकारक है वह कौन सी अवस्था में है। अगर हमने ये देख लिया और उत्पाद की अवस्था को देख लिया कि उत्पाद किस अवस्था में बन रहा है, और वहां पर यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कुछ इसके अपवाद हो सकते हैं, ये याद रखिएगा कि कुछ अपवाद हो सकते हैं, परंतु एक मोटे रूप से हम अवस्थाओं को देख करके भी निर्धारित कर सकते हैं कि अभिक्रिया हुई या नहीं हुई। आइए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए मैं यहां पर ले रहा हूं हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस है ये, ठीक है। इस हाइड्रोजन गैस को यदि मैं अभिक्रिया करवा दूं ऑक्सीजन के साथ, ये क्या है यहां पर ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाए, यहां पर हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों ही गैसीय अवस्था में है, तो इन दोनों की जो अर्थात जो अभिकारक है यहाँ पर उनकी जो अवस्था है वह कौन सी है, गैस की है, गैसीय अवस्था में है दोनों। देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है। जब इन दोनों को हम अभिक्रिया करवाते हैं, इनको जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो देते हैं, तो ये क्या बनाएंगे दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं H2O, और H2O क्या होता है, जल। जल कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। देख लीजिए आप, यहां पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और बनाया क्या उन्होंने, जल, जो कि क्या है, द्रव है। तो गैसीय अवस्था जो है वो किस में बदल रही है, यहाँ पर द्रव अवस्था में बदल रही है। और इस प्रकार का यदि कहीं पर भी हम अभिकारकों को देख रहे हैं किसी अवस्था में है और अभिक्रिया होने के दौरान वो किसी और में बदल जाते हैं दूसरी अवस्था में, तो कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण जो सामान्य सा आपने भी देखा है, देखिए जब हम कैंडल लेते हैं, मोमबत्ती को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं वहां पर, तो जब वह मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है, 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो ये जो मोम है यहाँ पर, मोम वह शुरू में कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, ठोस होता है, परंतु जैसे ही वहां पर उसको लौ मिलती है इसकी विक के अंदर, अर्थात इसकी बत्ती के अंदर, जैसे यहाँ पर हीट पहुंचेगी तो ये जो वैक्स है, मोम है, वह रहेगा तो मोम ही, लेकिन वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। पिघल करके क्या बन जाएगा, यहाँ पर द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हुई है, जबकि अवस्था परिवर्तन हो गया है कि नहीं। ठोस था मोम यहाँ पर, परंतु जब उसको ऊष्मा मिली, ऊष्मा मिलते ही जो ठोस मोम था, सॉलिड जो था, वो लिक्विड बन गया, द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर ये मेल्ट होकर के यहाँ पर देखा होगा आपने, है कि नहीं। अब इससे आगे अभी तक तो इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है उसके पिघलने तक, लेकिन जैसे ही ये मोम यहाँ पर द्रव बनता है और इस विक के अंदर, इस बत्ती के अंदर जब वो ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पर क्या है, फ्लेम है, ज्वाला है। उस ज्वाला की उपस्थिति में वो जो लिक्विड मोम है वो जलता है। जब वो लिक्विड मोम जलता है तो यहाँ पर गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी, और ऊष्मा भी निकलती है साथ में,
लाइट अर्थात प्रकाश भी निकलता है। तो वहां पर क्या हो गया, मोम जो था द्रव अवस्था में, उस द्रव अवस्था के मोम से ही क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ऊष्मा बनी है, प्रकाश बना है, कई सारी चीजें बनी है। तो जब कई सारी चीजें बनती हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कौन सी अवस्था है, देख सकते हो आप, गैसीय अवस्था होती है जी, गैस अवस्था है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में होती है। जबकि जो मोम था वो द्रव अवस्था में था, तो यहां पर अवस्था परिवर्तन हो गया। तो मोमबत्ती के ठोस अवस्था से और जलने तक दो प्रकार के परिवर्तन हुए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है वही निर्धारित कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और इस रासायनिक परिवर्तन में आप देख सकते हो कि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था आ गई है। और इस प्रकार से यदि एक पदार्थ किसी अवस्था में है और अभिक्रिया होने के पश्चात वह दूसरी अवस्था में चला जाए, उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाए, तो आप कह देना रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो पांचवा गुणधर्म हो गया वह हो गया अवस्था में परिवर्तन। आप से जब भी पूछा जाए रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म कौन कौन से हैं, तो आप निश्चित रूप से बताएंगे गैस का उत्सर्जन, तलछट का बनना, या रंग में परिवर्तन, या ऊष्मा में परिवर्तन हो जाए, या अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अन्यथा नहीं हो रही है। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम चलते हैं एक नए उपविषय की ओर, और वह है हमारा रासायनिक समीकरण और उसके प्रकार। रासायनिक समीकरण एवं उसके प्रकार। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, हम पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं, एक बार पुनः मैं बता दूं। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक व उत्पाद को संकेत या सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। याद रखिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक और उत्पाद को यदि हम संकेतों के द्वारा या सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर दें तो वही रासायनिक समीकरण बन जाता है। उदाहरण देखते हैं। देखिए अभी मैंने एक उदाहरण लिखा था जिसमें हाइड्रोजन को अभिक्रिया करवाया था ऑक्सीजन के साथ और मैंने वहां पर बनाया था जल। अब देखिए हाइड्रोजन यहां पर गैस है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को इनके सूत्र के द्वारा हम लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस H2 प्लस ऑक्सीजन गैस O2, दोनों गैस है और दोनों मिलकर के क्या बना रही है, जल बना रही है, H2O, ये बन गया देखिए जल। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, इन दोनों को इनके सूत्र से प्रदर्शित कर दिया है और जल जो बना है उसको भी उसके सूत्र से प्रदर्शित कर दिया है। तो ये जो हमारे पास आया है जिसमें हमने इसको सूत्र और संकेतों से प्रदर्शित कर दिया है, यही रासायनिक समीकरण है। इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हम रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं, देखिए, एक संतुलित
संतुलित रासायनिक समीकरण। याद रखना है, बहुत ही जरूरी, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट क्या, असंतुलित। संतुलित का विलोम शब्द क्या होता है, असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये दूसरा प्रकार हो गया हमारे पास। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित को पता है क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, संतुलित को बोलते हैं बैलेंस्ड, BALANCED, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पूरा बोल रहे तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। और असंतुलित को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, आपको याद होगा आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नए परमाणु बनते हैं ना पुराने नष्ट होते हैं, अर्थात परमाणुओं की संख्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान स्थिर रहती है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। एक बार पुनः बता दूं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु नए बनते हैं और ना पुराने नष्ट होते हैं, बल्कि जितने परमाणु अभिक्रिया शुरू हुई थी थे उतने ही अभिक्रिया संपन्न होगी रहेंगे, अर्थात ना तो नए परमाणु बनेंगे ना पुराने नष्ट होंगे। तो द्रव्यमान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा। जब परमाणु ही नहीं बनेंगे और ना नष्ट होंगे तो द्रव्यमान भी स्थिर रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान किसका है, परमाणुओं का है। परमाणुओं की संख्या अगर उतनी ही रहती है, अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद बराबर रहती है, तो ना द्रव्यमान बनेगा ना नष्ट होगा, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। इसी को बोलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर ले रहा हूं जिंक। जिंक धातु लिया, जिंक धातु को मैंने अभिक्रिया करवा दी है यहाँ पर किसके साथ, H2SO4 के साथ। जिंक धातु है, H2SO4 दूसरा अभिकार है कि उसके साथ अभिक्रिया करवा दी। संकेत के रूप में लिख दिया गया, सूत्र के रूप में लिख दिया गया, तो समीकरण बनेगा। अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद क्या बनने वाला है, उत्पाद बनने वाला है जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस H2, ये बनने वाला है। तो जिंक जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया को आप अगर थोड़ा ध्यान दें तो देख सकते हैं कि इसमें दो भाग हैं, एक ये भाग है, ये देखिए है कि नहीं, और दूसरा भाग इस तीर के निशान के बाद का है, ये वाला है। ये जो दोनों भाग है, अगर ये दोनों लेवल में है, लेवल का मतलब है कि संतुलित है। आपने तराजू देखी होगी, फिजिकल बैलेंस तराजू, देखिए मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको तराजू। ये हमारे पास एक पलड़ा हो गया है तराजू का, ये इधर हमारे पास दूसरा पलड़ा हो गया है, बीच में इसका कांटा है। ये पुराने टाइम में होता था इस प्रकार से। यदि हम को कहा जाए कि यह संतुलित है कि नहीं, तो हम कहां देखेंगे, तो हम इस स्टिक की ओर देखेंगे, ये जो है ये, या हम इन पलड़ों की ओर देखेंगे कि ये जो नीचे वाले पलड़े हैं, पेन है, ये संतुलित है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। इनमें जो रखा सामान है वो बराबर है कि नहीं, कहां से पता चलेगा, इस स्टिक को देख करके पता चलेगा, इस कांटे को देख करके पता चलेगा कि संतुलित है कि नहीं। जितना हम यहां पर रख रहे हैं, अगर हमने इधर 2 किलो कोई सामान रखा है तो इधर 2 किलो का वेट अर्थात बाट रखेंगे, तब ये संतुलित आएगा। अगर 2 किलो से ज्यादा रख देंगे तो ये इधर झुक जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसके भी 2 भाग होते हैं। जैसा यहाँ पर आपको 2 भाग नजर आ रहा है, 2 पल्ले नजर आ रहे हैं, एक पलड़ा लेफ्ट साइड में, एक पलड़ा राइट साइड में है। उसी प्रकार से अभिक्रिया में भी एक पलड़ा लेफ्ट साइड में है, एक पलड़ा राइट साइड में है, अर्थात एक पार्ट लेफ्ट है, एक राइट है।
अब इन दोनों में बराबर है कि नहीं यह देखना है। इसमें तो हमें साफ नजर आ जाता है कि बराबर है कि नहीं इसको देख करके, परंतु अभिक्रिया में हमको क्या बराबर देखना है? अभिक्रिया में हमको परमाणुओं की संख्या को देखना है। एक एक परमाणु को पकड़ना है आपको और देखना है कि इस पलड़े में वो परमाणु कितना है और इस पलड़े में परमाणु कितना है। मैं यहां पर इस अभिक्रिया को तीर के निशान से दो भागों में बांट देता हूं, एक लेफ्ट साइड हो गई, एक राइट साइड हो गई, और मैं अब इसमें कितने परमाणु है, उधर कितने परमाणु है, ये देखना है हमें। ठीक है, चलिए इसमें पहला परमाणु कौन सा है? जिंक। मैं यहां लिख देता हूं जिंक। जिंक के इस पलड़े में कितने परमाणु है ये देखना है। देखिए जिंक के आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो जिंक का एक परमाणु है। मैंने यहां लिख दिया जिंक का एक परमाणु, इस पलड़े में जिंक का एक परमाणु है। चलिए अब हम इधर देखेंगे कि जो हमारे पास दूसरा पलड़ा है उसमें जिंक के कितने परमाणु है। देखिए जिंक, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, तो जिंक एक अकेला ही है, तो जिंक यहाँ पर एक अकेला हो गया। तो जिंक तो बराबर है, देखिए आप, जिंक का इधर अभिकारक की तरफ एक परमाणु है और इधर उत्पाद की तरफ भी एक परमाणु है। अब दूसरे परमाणु पे चलते हम। दूसरा जो परमाणु है हमारे पास वह कौन सा है? वह है हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणु, देखिए H2 लिखा हुआ और कहीं H है नहीं, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन वहीं पे है, तो वहां पर केवल दो ही है H2, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हाइड्रोजन भी दोनों साइड में, दोनों पलड़ों में बराबर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला हमारे पास कौन सा है? सल्फर है। सल्फर कहीं और है नहीं, खाली यहाँ पर उपस्थित है इस H2SO4 में, और वो भी कितना है? वो भी एक है। तो सल्फर है अगला। सल्फर के कितने परमाणु है? एक लेफ्ट साइड में, तीर के निशान के राइट साइड में कितने हैं सल्फर के? देखिए आप यहाँ पर एक, तो अब सल्फर का एक परमाणु है, आपने वह भी नोट कर दिया, सल्फर का भी एक परमाणु है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमारे पास सल्फर के अलावा बच गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, इनमें कहीं और ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर 4 परमाणु हैं। तो अभिकारक की तरफ कितने हैं? 4। जबकि उत्पाद की तरफ चलते हैं, उत्पाद जिंक ZnSO4O4 और कहीं O है नहीं, तो यहाँ पर भी O4 ही है। तो ऑक्सीजन जो हुई, ऑक्सीजन के परमाणु 4 हुए दोनों साइड में, जिंक का एक हुआ, हाइड्रोजन के 2 हुए, 2 इधर है ये रहे और 2 इधर है। इसके बाद सल्फर है, सल्फर का एक परमाणु इधर है और एक परमाणु इधर है। जबकि ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के इधर भी 4 परमाणु हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस अभिक्रिया में जितने परमाणुओं की संख्या इधर अभिकारक की साइड में है, उतने ही परमाणुओं की संख्या उत्पाद की तरफ भी है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की तरफ और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, इक्वल हो, सेम हो, उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह जो तराजू है, जो फिजिकल बैलेंस है, ये कब बैलेंस्ड होगा, कब संतुलित होगा? जब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पलड़ों में भार बराबर हो, तभी तो संतुलित होगा। इसी प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संतुलित होगी जब उसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में परमाणु संख्या बराबर होगी। ठीक है, चलिए दूसरी जो अभिक्रिया है हमारे पास वह है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका विपरीत अनबैलेंस्ड अर्थात असंतुलित, जो संतुलित ना हो, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की तरफ और उत्पाद की तरफ परमाणु की संख्या एक समान ना हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वह असंतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्या होगी परिभाषा? वह समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या एक समान ना हो, वह समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आइए इसका एक उदाहरण देखें। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण डिस्कस किया था जिसमें हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करवा करके और जल बनाया था।
यह जो समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है यह असंतुलित है। असंतुलित कैसे है देखते हैं। तीर के निशान से पहले का एक पलड़ा हो गया है लेफ्ट हैंड साइड वाला, जिसको हम रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक कह रहे हैं। तीर के निशान का इधर वाला जो हिस्सा है जिसको हम उत्पाद कह रहे हैं, प्रोडक्ट कह रहे हैं, वो दूसरा हिस्सा हो गया है। दोनों में जो जो तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या आप गिन लीजिए कितनी है, देखते हैं। देखिए यहां पर अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो कितने हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं हाइड्रोजन के परमाणु। ये जो अभिकारक है इस वाले हिस्से में, तीर के निशान से पहले वाले हिस्से में हाइड्रोजन यहाँ पे कितने परमाणु है, H2 2 है, ठीक है। और जबकि जो उत्पाद है उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो हाइड्रोजन की जो संख्या है अभिकारक की तरफ 2, जबकि कहीं और हाइड्रोजन इसमें है नहीं, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 बराबर है। तो लेकिन अभी एक परमाणु और बचा है, वे कौन से प्रकार के परमाणु है, ऑक्सीजन वाले हैं। यहां पर अभिकारकों की तरफ देखिए, इसमें ऑक्सीजन की जो परमाणु की संख्या है वह कितनी है, 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है, जबकि जल के अंदर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या देखिए कितनी है, 1। ये देखिए, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे ये बता सकते हैं, इसको देख करके ये जो सारणी बनी है मेरे पास आप देख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ 2, हाइड्रोजन उत्पाद की तरफ जल के अंदर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर अभिकारक की तरफ 2, जबकि ऑक्सीजन उत्पाद की तरफ जो बन रही है, ये जो उत्पाद है इसकी तरफ जो ऑक्सीजन है ये वाली, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या देखिए 1 है। ना तो इस जल के आगे कुछ लिखा हुआ है, ना इस O के नीचे कुछ लिखा हुआ है, अर्थात ऑक्सीजन 1 है। तो ये देखिए ये बराबर नहीं है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इस अभिक्रिया में बराबर नहीं है। इधर ज्यादा है, इधर कम है, इधर 2 है, इधर 1 है कि नहीं। तो जब किसी पलड़े में ज्यादा वजन रख दिया जाए और किसी में कम रख दिया जाए तो वह असंतुलित हो जाएगा, वहां पर संतुलित नहीं रहेगा। तो ये जो अभिक्रिया हो गई ये कैसी अभिक्रिया है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें बराबर बराबर परमाणु नहीं है। एक और उदाहरण मैं आपको एक और उदाहरण यहां पर मैं आपको देता हूं, आपको उसको देखना है और पता लगाना है कि कैसे असंतुलित है। देखिए, एक अभिक्रिया के हमने नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन क्या होती है, गैस जी, उसको हम अभिक्रिया करवा देते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन भी क्या होती है, गैस। ये दोनों जब अभिक्रिया करती हैं कुछ कंडीशंस पे तो ये निर्माण करती है अमोनिया का, NH3 जिसका सूत्र होता है, और वह भी गैस होता है अमोनिया। इस अभिक्रिया का आपको पता लगाना है कि ये संतुलित है कि नहीं है। पता लगा सकेंगे, चलिए कोशिश कीजिए। मैं इसके अलावा एक और उदाहरण देता हूं। यहां पर मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और मैं इसको अभिक्रिया करवा दूं यहां पर HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और एक समीकरण हमारे पास यहां पर तैयार हो जाएगा। जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो NaCl बनेगा, साधारण नमक जिसको कहते हैं NaCl, और बन जाएगा जल H2O। ये बन जाएगी ये अभिक्रिया। इसको भी देखिए और पता लगाइए कि क्या यह संतुलित है कि नहीं है। दोनों में से कौन सी संतुलित है और कौन सी असंतुलित है, या दोनों असंतुलित है, आप पता करिए। ठीक है, इसी के साथ आज का यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगला जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां पर असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे हम। आपको अवश्य वह क्लास अटेंड करनी है। आज के इस टॉपिक में यदि आपकी कुछ समस्या रह गई है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करके समस्या का निदान करिए।